एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट फर्स्ट, जिसमें अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में बता दिया था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनकी परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है। इसके बाद अब जो दूसरा नंबर आता है वो है घनत्व। क्या है? घनत्व, डेंसिटी। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय त्रिज्या के मानों में वैसे क्या होती है? कमी होती है। लेकिन ये भी अपन ने देखा था कि शुरू में परमाणुीय त्रिज्याएं घटती हैं, बीच में जाकर उनके आकार कैसे हो जाते हैं? समान हो जाते हैं और उसके बाद में आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है और उस प्रभावी नाभिकीय आवेश को प्रतिसंतरित करने वाला परिरक्षण प्रभाव का मान भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो घनत्व की बात करें तो अपन ये जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों का जो घनत्व होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक होता है। अब अधिक क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके परमाणुीय आकार कैसे होते हैं, लगभग समान होते हैं और परमाणु भार अधिक होता है। तीसरी बात यह कि इनमें क्लोज पैकिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोज पैकिंग पाई जाती है, अर्थात इनकी जो संरचनाएं होती है वो BCC, FCC, CCP जैसी होती है। तो क्लोज पैकिंग के कारण और उच्च परमाणु भार के कारण इनका जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका जो विन्यास होता है वो अपन जानते हैं D10 होता है, N-1 D10 और N2 होता है। इनकी जो घनत्व होते हैं वो अपेक्षा से बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो D10 विन्यास है वो कैसा होता है? फुलफिल्ड होता है। कैसा होता है? फुलफिल्ड होता है। केवल S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं, इसलिए इनकी जो घनत्व है वो अपेक्षा से कम पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया अपना घनत्व के बारे में। ठीक है, तो घनत्व में ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है, तो ये अपन को बता देना है कि इनका जो घनत्व होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की तुलना में अधिक होता है। दूसरी बात, परमाणु भार अधिक और क्लोज पैकिंग के कारण इनका घनत्व अधिक होता है। और जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो घनत्व होता है वो अपेक्षा से कम पाया जाता है, क्योंकि इनका फुलफिल्ड D10 विन्यास होता है, केवल NS इलेक्ट्रॉन ही बंध में भाग लेते हैं। ठीक है, तीसरा जो मेन है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, अर्थात ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, या डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, डी ब्लॉक में अपन ने बात करा कि इसमें एक तो होता है N-1D और एक होता है NS, अर्थात D में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और NS कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। इसलिए बंध निर्माण में S कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं और D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और N-1D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, इसलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी जो अब ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? डी ब्लॉक या 3D श्रेणी की जो अपन बात करते हैं तो ये दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं जो अधिक स्थायी होती है, +2 और +3। ये +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी अधिक स्थायी होती है। अब बात आती है कि ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ
कि ये रहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये जो एस कक्षक में उपस्थित यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 तो दर्शाएंगे ही, इसके अलावा ये 2 से ज़्यादा भी दर्शा सकते हैं, अर्थात ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दर्शाएंगे, Ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और N-1d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो मान आएगा वो इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। मतलब Ns कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों को तो ऐड करना है, या एक है तो एक को ऐड करना है, और N-1d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कितनी दर्शाएंगे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था? तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था Ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और N-1d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। और निम्नतम कितनी दर्शाएंगे? Ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ये निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। तो निम्नतम तो हो गई Ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और अधिकतम हो गई Ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस अयुग्मित d इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए अपन बात करते हैं स्कैंडियम की, तो S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये निम्नतम कौन सी दर्शाएगा? +2, और मैक्सिमम 2 और 1 3 दर्शाएगा। इसी प्रकार टाइटेनियम की बात करें तो S इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो निम्नतम कितनी दर्शा सकता है? ये +2 दर्शाएगा, और अधिकतम 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 2 से लेकर 4 तक +2, +3 और +4। वेनेडियम में आ जाओ तो S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, N-d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूनतम कितनी हो गई? 2, और मैक्सिमम 2 और 3 5। तो 2 से लेकर 5 तक, 2 3 4 5। क्रोमियम की बात करें तो Ns में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, क्योंकि क्रोमियम का जो विन्यास होता है वो होता है 3d5 4s1। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 3d में 5 होते हैं, इसलिए न्यूनतम तो दर्शाएगा +1 और अधिकतम 1 और 5 6। तो 1 से लेकर 6 तक दर्शाएगा। तो क्रोमियम अपनी ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ तक दर्शाएगा? 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, मैग्नीज की बात करें तो S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, और D के अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 से लेकर 5 और 2 7, अर्थात 3D श्रेणी में मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कितनी दर्शाता है? +7 तक, +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अपन Fe की बात करें तो देखो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सोचो 5 के बाद में 6, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 4, और न्यूनतम है 2, तो 2 और 4 कितने हो गए? 6। तो ये 2 से लेकर 6 तक। या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर 1 कम हो जाएगी तो 2 से 5 तक। फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कम हो जाएगी तो 2 से 4 तक। फिर कॉपर में आ जाओ, 4s1 और 3d10, तो S में 1, और ये कितनी दर्शाएगा? ये +2 और दर्शाता है। कितनी दर्शाता है? ये +2 और दर्शाता है। तो ध्यान रखना, वैसे तो इसे इसमें अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन कितना है? 0, और S के अंदर कितना है? 1। तो ये केवल +1 ही दर्शाना चाहिए, +2 नहीं दर्शाना चाहिए। लेकिन मैं बताऊंगा +2 क्यों दर्शाता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो कॉपर के जो जलीय विलयन होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन देख लो, CuSO4, तो CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 होता है, क्योंकि जलीय विलयन में इसकी जो जल योजन एंथैल्पी का मान होता है वो +1 की तुलना में अधिक होता है। इसलिए जितने भी जलीय विलयन हैं उसमें कॉपर +2 अवस्था में पाया जाता है, और ये इसकी अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जिंक में आ जाओ, S में 2 है, तो ये अपनी कितनी दर्शाएगा? +2। तो ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो गई कि न्यूनतम तो S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी, और जो अधिकतम है वो S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। एक खास बात और मैं बता देता हूँ, जो स्कैंडियम होता है वो केवल +3 ही दर्शाएगा। कितनी दर्शाएगा? +3, अर्थात जब इसमें से प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वो बहुत कम ऊर्जा से ही बाहर निकल जाता है। फिर दूसरे और तीसरे आयनन विभव के मानों में जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए तीनों इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा से एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं, और ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है।
ठीक है, तो ध्यान रखना स्केंडियम+3। दूसरी बात यह है कि माना किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है, तो उसकी वो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके ऊपर या डाउन वाले से अधिक स्थायी होती है। जैसे अपन बात करें कि Mn की कि Mn+2 और एक होता है Mn+3, तो यहाँ देखो Mn+2 और Mn+3 ये मैंगनीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2 होते हैं, D में 5 होते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 3d5, और यहाँ 3 निकल जाएंगे तो ये आ जाएगा 3d4। तो बताओ इसकी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी? Mn+2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। ठीक है, तो Mn+2 ऑक्सीकरण अवस्था Mn+3 की तुलना में अधिक स्थायी होगी। हाँ, तो देखिए अपन ने बताया था यदि किसी का विन्यास 3d0 है, 3d5 है या 3d10 है, मतलब रिक्त है या हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, रिक्त, हाफ फिल्ड और ये फुल फिल्ड है, तो वो ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो अपने नज़दीक वाली ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ठीक है, अब जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो टाइटेनियम+4 टाइटेनियम+3 की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक है, इसका विन्यास क्या होता है 3d0 और इसका विन्यास क्या होता है 3d1। दूसरी अपन बात करें कि Mn+2 जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो Mn+3 की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो विन्यास होता है वो 3d5 होता है और इसका कितना होता है 3d6 होता है, 3d4 होता है। ठीक है, अब अपन 3d10 की बात करें तो ध्यान रखना जैसे Zn+2 Zn+1 की तुलना में अधिक स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा विन्यास होता है 3d10 होता है, जबकि यहाँ 3d10 4s1 होता है। और देखो अगर अपन Ag की बात करें कि Ag+1 और एक होता है Ag+2, Ag+ का जो विन्यास होता है 4d10 होता है और इसका विन्यास 4d9 होता है, तो Ag+1 अधिक स्थायी होती है। तो जिनकी रिक्त, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड जो विन्यास होता है उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनकी नज़दीक वाली ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में अधिक स्थायी होती है। हाँ, तो देखिए निम्न ऑक्सीडेशन नंबर में जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यदि ऑक्सीडेशन नंबर मध्य में है तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर उच्च है तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। जैसे अपन बात करें MnO2 और MnO3 की या MN2O7 की, इसमें अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। मैंगनीज का कितना है +2, इसका 2 दूनी 4, इसमें मैंगनीज का है +4 और इसमें है मैंगनीज का +6 और इसमें है 7 दूनी 14, कितना आया 2 का भाग लगा देंगे +7, कितना आया +7। तो ठीक देखो इधर यदि ऑक्सीडेशन नंबर यदि कम है तो उसका ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय है, और जैसे जैसे उस पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा क्षारीय प्रकृति कम, क्षारीय के बाद उभयधर्मी और उभयधर्मी से किस में चेंज हो जाएगा वो अम्लीय में, क्षारीय से उभयधर्मी और उभयधर्मी से किस में आ जाएगा वो अम्लीय। तो कहने का मतलब ये है कि अगर धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर यदि कम है तो उस ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। मध्य में है तो उसकी प्रकृति उभयधर्मी होगी, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर यदि अधिक है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, दूसरी बात यह कि धनावेश का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस यौगिक के अंदर आयनिक लक्षणों में कमी होती चली जाती है और सह संयोजक लक्षणों में वृद्धि होती चली जाती है। ये मैं आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। फायान का नियम, धातु परमाणु के ऊपर धनावेश की मात्रा जितनी अधिक होती है उसकी ध्रुवण क्षमता का मान उतना ही अधिक होता है। तो ध्यान रखना, फायांस का नियम कहता है कि धनायन पर धनावेश की और ऋणायन पर ऋणावेश की मात्रा जितनी अधिक होगी, सोचो धनायन पर धनावेश की मात्रा
यदि ज़्यादा है तो इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। और यदि जो ऋणायन है उसका आकार यदि बड़ा है, यदि उसका आकार बड़ा है तो धनायन पर धनावेश की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका आकार छोटा होगा। और इस छोटे आकार में इस ऋणायन के बड़े आकार को अपनी ओर खींचने की क्षमता अधिक होगी और ये ऋणायन के आकार का क्या कर देगा, ध्रुवित कर देगा। क्या कर देगा, ध्रुवित कर देगा, विकृत कर देगा। और विकृत करने के कारण इसमें कौन से लक्षण आ जाएंगे, बताओ कौन से लक्षण आ जाएंगे इसके अंदर, सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे। कौन से लक्षण आ जाएंगे, सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे। तो याद रखना, धनावेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस यौगिक में आयनिक लक्षणों में कमी होती चली जाती है और फायंस के नियमानुसार उस धनायन की ध्रुवण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे यौगिक में सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई अपन की कि यदि धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो उसका ऑक्साइड क्षारीय होगा और यदि अधिक है तो अम्लीय होगा और मध्य में है तो वह उभयधर्मी प्रकृति दर्शाएगा। अर्थात उभयधर्मी, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाने वाले को कहते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक इसलिए होते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का आकार छोटा होता है और इनकी विद्युत ऋणताएँ उच्च होती है। छोटी आकार और उच्च विद्युत ऋणता होने के कारण ऑक्सीजन और फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और ये जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, कौन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वो धातु परमाणु के साथ में जो ऑक्साइड या फ्लोराइड बनाते हैं उसमें धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर कैसी होती है, उच्च होती है। अर्थात ऑक्सीजन और फ्लोरीन केवल उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ही ऑक्साइड और फ्लोराइड बनाते हैं। यदि अपन बात करें, जैसे अपन बात करें Cr2O7-2, तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। 7 दूनी 14 में से 2 गए तो 12 और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं उनका आकार छोटा होता है, विद्युत ऋणता अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है, वो है 4 और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की और उससे कम ऑक्सीजन की होती है और इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। और ये जो प्रबल ऑक्सीकारक है वो धातु परमाणु के साथ जब ऑक्साइड या फ्लोराइड बनाते हैं तो वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ही बनाते हैं और ये अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है। तीसरी बात अपन बात करें कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, कौन सी अवस्था में, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय माध्यम में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है और क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। अम्लीय माध्यम में तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है और क्षारीय माध्यम में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। अपन बात करें फेरस हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये देखो, ये क्षार है, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। इसे जब वायु में खुला रख दिया जाता है तो ये ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग का यौगिक फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3, क्योंकि क्षारीय माध्यम में Fe की +3 ऑक्सीडेशन नंबर अधिक स्थायी होती है। ठीक है। अम्लीय माध्यम में निम्न ऑक्सीडेशन नंबर अधिक स्थायी होती हैं और क्षारीय माध्यम में उच्च ऑक्सीडेशन नंबर अधिक स्थायी होती है। तो ये अपना पूरा ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट। इसके बाद अपन जो आगे चलेंगे वो है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन एंथैल्पी।